नमस्कार साथियों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग एक कंपनी के प्रति जानेंगे। एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी जिसका कहते हैं कि फिलहाल स्टॉक में ब्रेकआउट होती नजर आ रही और ब्रेकआउट की बात तो चलती रहती है। पहले कंपनी की कुछ एस्पेक्ट को समझते हैं। जो कंपनी एक तरह से ड्रोन बनाती है, साथ में एरोस्पेस और डिफेंस में अच्छा सा कारोबार करती है। कंपनी का जो बिजनेस रहा है, तो क्या इसके आने वाले समय को लेकर के और ज़्यादा क्या बनता है, पोटेंशियल्स बनता है मार्केट को लेकर, या कुछ ऐसा बात तो नहीं जहाँ पे मार्केट में डिफेंस सेक्टर में कुछ गिरावट आ जाए। जैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट चल रही थी, मार्केट दोबारा सस्टेन करने के प्रयास में लगी थी और यहाँ पे दोबारा बुलिश होने की प्रयास देखने को मिले। अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी को कुछ एस्पेक्ट को, तो करीब करीब कह सकते हैं 159 पेटेंट इनके कंपनी के पास है। 1000 प्लस सॉल्यूशंस डिप्लॉयड कर चुका है। इसके अलावा कहते हैं कि 30 साल का एक एक्सपीरियंस हुआ है कंपनी को और 90% रिवेन्यू फ्रॉम द रिपीटेड कस्टमर। जो एक बार इनके पास कस्टमर आई, मतलब जो जो जिनके लिए इन्होंने एक बार काम किया उनके लिए बार बार कामकाज करते नजर आ रहे हैं। और 10% के आसपास न्यू कस्टमर भी इनके पास हर साल इंक्लूड होती रहती है। चलिए इसकी कड़ी की तरह समझते हैं। इसकी लर्निंग पॉइंटर में आखिर कंपनी को लेकर के जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां रही उसमें क्या ग्रोथ लेवल की एक्सपेक्टेशन क्या। पहली नज़र दो इस चीज़ को हम आपस में रिकंसलेशन करेंगे, साथ में एक इसका नाम हम फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की बात करेंगे, जिसके लिए कंप्लीटली स्टडी के लिए हमने क्या किया, केवल और केवल R2R को समझने की प्रयास करेंगे। इस R2R के अंदर जो भी मार्केट की स्ट्रेटजी है, चाहे फंडामेंटल की बात करें या टेक्निकल की बात करें, थोड़ा सा पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जहाँ सबसे बड़ी बात है रिस्क टू रिकंसलेशन क्या कहता है, अर्थात जो रिस्क है मार्केट को लेकर के, उसमें रिकंसलेशन का पार्ट है डेटा। तो भाई कंपनी का डेटा क्या कहता है, जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहता है, इनकी परफॉर्मेंस लेवल क्या कहता है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए रिस्क टू रिवार्ड को लेकर के, जहाँ पे ये देख सकते हैं कि आखिर कंपनी जितने भी कमाती है उसमें से कुछ अपने फिक्स निवेशक को देती है या नहीं देती है, जो उनके एस्पेक्ट की बात किया गया। तीसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे जहाँ पे मार्केट की रिटर्न के अकॉर्डिंगली कितना रिस्क टू रिटर्न बनती नजर आती है यदि स्टॉक में कोई इंटरेस्टेड है। कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और यहाँ पे देखा गया कि जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से जो फिलहाल करंट प्राइस है वो करीब 35 गुना इंक्रीज हो चुका है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी नियरली 500 के आसपास मानते हैं और स्टॉक में जो भीड़ का आंकड़ा कहता है इसके पोटेंशियल को लेकर के, इनकी ग्रो लेवल को लेकर के, डिमांड को लेकर के, इसको मान लीजिए डिमांड मानते हैं। जहां बाकी कंपनियों में 82 का डिमांड कहता है, तो यहाँ पे डिमांड कितनी बढ़ी है, 112 का डिमांड बढ़ा, मतलब इसके अकॉर्डिंग 50% ज़्यादा। अर्थात ये 50% ज़्यादा क्या मार्केट के लिए 50% ज़्यादा होगी, या इसमें सस्टेन नीचे की लेवल के लिए आएगा, या यहाँ भीड़ के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है जो इनके बिजनेस को लेकर के। दूसरी तरफ देखा है तो हो सकता है ये सस्ता रेट में आज भी ट्रेड करती हुई नजर आती है, इसीलिए मार्केट में डिमांड किसके वजह से बढ़ती है, इन दो कारणों से बढ़ती है। जहां अर्निंग पर शेयर यदि देखा तो ₹1 के अकॉर्डिंग करीब 1800% की अर्निंग करती है। ये इनके लिए एक अच्छी बात मुझे निकल के आती है कि 1800% की अर्निंग करता है। प्रमोटर भी अच्छी खासी पोजीशन के साथ बैठे हैं। आरओसी और आरओई भी अच्छी खासी परसेंटेज ऑफ ग्रो की दर्शाती है। जहाँ पे करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज़्यादा कहता है, लेकिन उस करंट यदि हम डेट टू इक्विटी को देखें तो वो कहती है कि डेट कंपनी के तौर पे बनती नज़र आ रही है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसके लिए हम रिवार्ड की बात करते थे। इन सभी समरी डेटा के बेसिस पे यदि हम ये कंक्लूजन की तरफ चलें तो आने वाले समय में स्टॉक की प्राइस नियरली 3000 के आसपास जाएगी, पॉसिबिलिटी है। या ऐसा तो नहीं कि स्टॉक की प्राइस दोबारा 1500 पे आ जाएगी या 1000 पे आ जाएगी। इन सभी एस्पेक्टों को समझते हुए चलेंगे इनकी कंक्लूजन की तरफ। तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं इसके हर एक एक्सपेक्ट के साथ। कंपनी 1996 में बनी थी और द कंपनी डिजाइन डेवलप एंड द मैन्युफैक्चरिंग द कम्बेट ट्रेडिंग सोल्यूशन एंड द काउंटर ड्रोन सोल्यूशन को लेकर की कंपनी का कामकाज रहा। इसके अलावा हम आते हैं फंडामेंटल की कुछ स्टेट्स को लेकर के, जहाँ पे इनकी हम आपस में रिकंस्ट्रक्शन करते हुए चार्ट को रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का यदि हम चार्ट देखें तो शायद कह सकते हैं ये रिवेन्यू की चार्ट मॉडल बनती है। तो रिवेन्यू के मॉडल के बेसिस पे
जो ग्रो लेवल कहती है फ्रॉम द यहाँ से लेकर के यहाँ तक में और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, दोनों में, चाहे वाई वाई के बेसिस पे डेटा की बात करूँ या क्यू को डेटा की, दोनों तरफ से ट्रेंडिंग इनका हायर टू हायर को इंक्रीज करती है। ऐसे यदि चार्ट को देखें, शायद 1 साल की चार्ट को, तो ऐसे ही आंकड़ा दिलाती है। जिस हिसाब से वहां से इंक्रीज करती नजर आई थी, वैसे ही इनका परफॉर्मेंस लेवल इन द मार्केट में ऑल्सो सेम रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है। ईयरली डेटा की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पिछले साल से 100% की उछाल करती है, इसके अंदर रिवेन्यू के अंदर, लेकिन पिछले से पिछले 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 यहाँ से लगातार उछलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे यदि हम ईयरली पिछले 5 साल के डेटा को भी बेस लें तो कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के देखा जाए तो मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है, जिसके अकॉर्डिंगली इनका क्या बनती है, फंडामेंटली की ग्रोथ लेवल दर्शा। चलिए, ग्रो लेवल तो दर्शाया, उसके पीछे भी कुछ कारणों को समझेंगे, जहां बैलेंस शीट की फिगर में कुछ एस्पेक्ट को समझेंगे, आखिर रिस्क फैक्टर कितना कहता है, नंबर क्या कहता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो वो हमने ऑलरेडी देखा कुछ पार्ट को। यहाँ पे देखा कि कंपनी आने वाले समय में लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ है लास्ट 12 महीने के डेटा में 200 करोड़ इसी साल में टच हो जाएगी, जो कि इनका प्रॉफिट की पार्ट होगा। और नेट प्रॉफिट जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो भी लगातार क्या कर रही है, कई बार इंक्रीज करती हुई नजर आती है, कई बार इसमें गिरावट भी दर्ज करती है, लेकिन तब भी फिलहाल 2-3 सालों से देखा है तो काफ़ी अच्छे इंक्रीज करती हुई नजर आती है। अब दो एस्पेक्ट को देखिए, एक तो रिस्क फैक्टर को, तो रिस्क फैक्टर में एक रिस्क तो बना हुआ है कंपनी को लेकर, वो रिस्क का नाम है डेटर्स रेशियोज। डेटर्स रेशियो को लेकर के रिस्क इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पे कहती करीब 5 महीने से ज़्यादा, अर्थात मानते हैं 6 महीने में पैसा आता है, जो काम किया कंपनी ने उसका पैसा 6 महीने में आएगा। अब इसमें देखने वाली बात है जिनके पास क्लाइंट कौन सा है, क्लाइंट यदि गवर्नमेंट क्लाइंट है, इंडियन क्लाइंट है, या फिर फॉरेन की कोई क्लाइंट है जो कि गवर्नमेंट बेस है, तो वहाँ से इनके पास क्या होगा, पैसा तो मिल जाएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, जिसमें हमने कई बार देखते हैं कि 6 महीने तक का टाइम फ्रेम लग जाती है। इसके बाद क्या है, तो इसमें कुछ उन्होंने क्लाइंट लिस्ट की बात यदि किया होगा तो शायद देखें, कहती है एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है, लाइव रेंज की बात करती है जहाँ पे टैंक टारगेट को लेकर के इनका कामकाज है। इसके अलावा मल्टी फंक्शंस टारगेट सिस्टम को लेकर के है, जो कि पे डिफेंस सेक्टर के ही कंपनी का कामकाज देखने को मिला है। इसके अलावा देखा जाए तो इनमें क्लाइंट का लिस्ट तो ऐसे इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया जो हमारे पास क्लाइंट का लिस्ट कौन सा कहता है, कौन सी है नहीं है, लेकिन इसका 6 महीने के जो रिस्क फैक्टर है उसके लिए हम देखें तो शायद कह सकते हैं कंपनी के पास, कहते हैं ना, कर्ज मुक्त, मैंने कहा कर्ज मुक्त कंपनी के तौर पे बनती है। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास फिक्स एसेट्स की पार्ट भी लगातार थोड़ी बहुत करके इंक्रीज ही करती नजर आती है, और जो रिस्क फैक्टर 6 महीने के लिए बना था उसमें करीब 184 करोड़ के आसपास का रिस्क था, जो कि यदि हम इसको नेट प्रॉफिट से इसे आपस में कंपेयर करके देखें तो कह सकते हैं कि 130 करोड़ के बेसिस पे 184 करोड़ का डेटर्स इनका था, जहां पे 440 करोड़ का आंकड़ा था टोटल सेल्स को लेकर के, 130 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है कंपनी, जिसमें कुछ पार्ट जहाँ पे 17 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम भी बुक करती है, तो मानते हैं 113 करोड़। फिर किसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस, तो सेल्स के बेसिस पे 113 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। कितने में, अब ये ध्यान देने वाली बात है, कितने में, 440 करोड़ में 113 करोड़ का, मतलब ग्रो लेवल नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है। इसके अकॉर्डिंग यदि डेटर्स को देखें तो डेटर्स कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा इनका पोजीशन ज़्यादा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से इनका इफेक्ट तो बनता है इसको लेकर के, डेटर्स रिस्क को लेकर, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें को इग्नोर कर दी जाती है मार्केट को लेकर। ये भाई इनका डिफेंस सेक्टर में है, सरकार की कोई क्लाइंट होगी तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क देखने को नजर नहीं लोगों, लेकिन कंपनी ने कोई लिस्ट नहीं जाहिर किया। लेकिन कंपनी में अच्छी बात यह है, जो कंपनी की मार्केट कैप काफ़ी करीब 17,000 करोड़ के आसपास, मतलब इसको कोई कंपनी, क्या एक वर्ड आती है कैप्चर करना, कैप्चर करने वाला तो नहीं लगता, क्योंकि पेनी कैटेगरी में आता नहीं है। अब पेनी कैटेगरी में नहीं आता तो इसमें कंपनी में एफआई, डीआई और आम निवेशक, इन सबकी भूमिका रही है। जहाँ पे खास करके डीआई की बात किया जाए तो कंपनी डीआई सितंबर की महीने में आकर के 8% की होल्ड कर रही है, जबकि एफआई अपनी पोजीशन को
कितनी बढ़ा रही है? 5% से ज़्यादा। पब्लिक के पास से पोजीशन 3% सरक जाती है, शिफ्ट कर जाती है, तब भी मार्केट में जो निवेशक बने थे वो करीब करीब कह सकते हैं करीब करीब 2,30,000 के आसपास की लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर की नाम निकल के आती है। मतलब इंटरेस्टेड अभी भी है मार्केट को ग्रो लेवल पे लेकर के। जहां पे ये देखा गया तो इनकी पिछले 1 साल की डेटा बेसिस में या पिछले 6 महीने की डेटा बेसिस देखा जाए तो इसमें एक लंबी उछाल बनाती हुई नजर आती है, और अक्सर उछालने के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता ही होता है, जो कि गोल्डन रूल कहता है। गोल्डन रूल कहता है जब भी एक नियर अबाउट एक्सपेक्टेशन के आसपास जाती है मार्केट तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी है, नहीं तो पोर्टफोलियो में रखे रखे कई बार आपको समझ नहीं आता है, हमें समझ नहीं आता कि आखिर कितनी % हम प्रॉफिट गेन करें या ना करें, या हमारे प्रॉफिट है या नहीं, क्योंकि दिस इज अ ओनली दिखने वाला होता है। जब तक कट नहीं करेंगे तब तक वो एक्चुअल में नहीं आता है, इसलिए कट करना भी जरूरी है, जो कि हमेशा मार्केट में चलती रहे। अब लेटेस्ट सेंटिमेंटल की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रेस रिलीज की बात किया था उन्होंने, अभी रिसेंटली की बात किया जाए, और कंपनी के पास लास्ट लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलती रहती है, और मैंने ये कहा कंपनी के पास जो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे जो हम क्लाइंट की बात कर रहे थे वहाँ पे शायद क्लाइंट इनके पास कौन सी आती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट क्लाइंट ही होगी, और यहाँ पे कहती है कि जेन टेक्नोलॉजी को सिक्योर्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द 46 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके पास क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 46 करोड़ का। रिस्टेट्स की बात किया जाए, इससे पहले भी कंपनी के पास करीब एक और मिला था। इससे पहले देखा जाए तो कंपनी ने प्रेस रिलीज करके बताया था कि हमारे पास एक और क्या मिला है, विचुअल ट्रेनिंग सिमुलेशन सिस्टम को लेकर के हमारे पास काम मिला है, और वो मिला था कंपनी को। किससे मिला था इनमें? इसमें इन फैसिलिटीज विजुअल ट्रेनिंग सिमुलेशन सिस्टम को लेकर के कहा कि हमारे पास हमने इंडियाज पेटेंट को लेकर के और उनका कुछ ट्रेनिंग्स वाला कुछ ऑर्डर प्रेस रिलीज कंपनी ने अपडेट किया था। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी एडवांस रिमोट कंट्रोल वेपन्स सिस्टम को लेकर के भी अपडेट दी। मतलब लगातार कंपनी के पास कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। हलचल करने का मतलब है मार्केट में कुछ नई चीज़ें लेके हमेशा आती है, जहाँ पे कंपनी लगातार डिफेंस कैपेसिटीज़ को लेकर के इनका कारोबार रहा है, इस पर कुछ ना कुछ उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने दिखाया था। हमारे पास एक मिला है जहाँ पे कहती है जो रिमोट कंट्रोल वेप्स एंड द सर्वेलेंस सिस्टम्स को लेकर के इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर के मिला था। ये लगातार इनके पास कुछ ना कुछ चलती रहे, ये इनका सेंटीमेंट भी दर्शाता है और आगे की फ्यूचर ग्रोथ भी दर्शाती है कि भाई इसके पास ना अच्छी खासी ग्रोथ है। और यहाँ पे मार्केट में ये भी चल रहा था जो करीब करीब शेयर प्राइस में 8% तक की आसपास उछाल आती है, जो कि द 1 साल की हायर की बात किया जाए तो मार्केट में अच्छी उछाल के साथ कारोबार किया। अब यदि रिवार्ड की तरफ देखें तो रिवार्ड हमारे सामने क्या दिखता है, और कंपनी के पीएस में कौन दिखता है? तो पीएस में दिखता है कोचिन शिपयार्ड्स, गार्डन रिच शिपयार्ड, जेन टेक्नोलॉजी और द तनेजा एरोस्पेस। ये 4-5 कंपनी को यहाँ लिस्ट आउट किया गया जिसको इसके पीएस में रखा गया है। अब यही चीज़ को हम यदि एनालिसिस पार्ट में देखें कुछ कंक्लूजन की तरफ, तो ये कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के तौर पे कंपनी का काम कर रहा है। गुड क्वार्टर की बात करती है, गुड प्रॉफिट की बात करती है, और कंपनी करीब करीब काफ़ी ज़्यादा बुक वैल्यू से इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि मार्केट की कुछ ग्रोथ कुछ एक्सपेक्टेशन के बेस पे देखा जा रहा। अब एक चीज़ को और समझना जरूरी है कि कंपनी हर साल अपने निवेशकों को कुछ रिवार्ड भी देती है, भले 1 रुपये दे, आधा रुपये दे या पैसे दे, लेकिन कुछ ना कुछ देती है। इसके अलावा देखा जाए तो उनकी कंपनी में जो फिलहाल स्टैंडर्ड लोन डेटा के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ लेवल भी, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए, उसमें इंक्रीज करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा यदि हम कंपेयर करेंगे बीएससी इंडस्ट्रीज से, शायद यहाँ पे कंपेयर करने के टाइम पे लगता है कि अच्छा ये तो करीब करीब 10 सालों में 6000% की उछाल और लगातार उछाल ही बनाती नजर आती है। लगातार क्या है, एक लंबे पीरियड में एक लंबी क्या हुआ है, लंबी ग्रोथ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के साथ ग्रोथ दिया है, जहाँ पे ये देखा गया कि पिछले 1 साल में ये चार्ट लेवल पे ऐसा आंकड़ा दिलाती थी। अब देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है, जाफरी और बैंक के अंदर किसी और प्रोडक्टिविटी के अंदर 1 साल में 155-56 का कौन देता है, जबकि रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसे बनते हैं।
इसमें एक गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने हमेशा कहा ना गोल्डन रूल क्या है मार्केट का। गोल्डन रूल केवल और केवल एक ही है, प्रॉफिट दिखने पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, लॉस आने पे लॉस को मिनिमाइज करना जरूरी है। अब ये ना हो जो मिनिमाइज के चक्कर में आप पूरे के पूरे लॉस में डूब जाए, ऐसा बिल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए गोल्डन रूल खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन के, भले ही मार्केट की स्ट्रेटजी कहाँ पे जाती है, कौन सी सपोर्टिंग लेवल देती है, कौन सी रेजिस्टेंस देती है, क्योंकि वो अपने अपने अकॉर्डिंगली देती हैं, जिनको जैसा सहूलियत लगता हो ऐसे ही काम करते हैं। तो आज की लर्निंग में हमने जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा करने का प्रयास किया है, जहाँ पे कंपनी के ग्रोथ लेवल को लेकर के फंडामेंटल से टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर समझने का प्रयास किया था। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात ना कोई एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल है, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियोस में आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।